हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 सितंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच लोकल विंड ब्लोज इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर, यानी गर्मी के मौसम में जो है उत्तर भारत में चलने वाली हवा को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली जो हवा होती है ना, उसे जो आपका लू कहा जाता है। तो लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेट, यानी पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, ये आपका प्रशांत प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पैसिफिक प्लेट है ना, ये आपका 40 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में जो वो फैला हुआ है। और इसका जो अधिकांश भाग है ना, ये पृथ्वी के समुद्री परत से जो वो बना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 COOH। तो देखिए, CH3 CH2 CH2 COOH का जो आपका नाम होता है ना, वो ब्यूट्रिक एसिड होता है। वहीं अगर बात कर ले इसका IUPAC नेम अगर पूछा जाए तो ये आपका ब्यूटेनिक एसिड होता है। तो ब्यूट्रिक एसिड ऑप्शन में दिया गया था, तो ब्यूट्रिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया ना, यहाँ पे अगर आपका CH2 हटा दे, सिर्फ आपका CH3 CH2 और COOH रहना, तो यहाँ पे आपका 3 कार्बन हो जाएगा। तो फिर आपका जो ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में आपका क्या हो जाएगा, तो ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा। इसलिए ब्यूट्रिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की नीति जो वो पेश की थी, और इसके तहत जो है भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को जो है अपने क्षेत्र में रखने के लिए जो वो सहमत हो गए थे। तो देखिए, सहायक संधि की जो नीति है ना, ये वेलेजेली के द्वारा जो वो पेश किया गया था। और सब्सिडरी अलायंस के तहत ही जो है भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को जो है अपने क्षेत्र में रखने के लिए भी जो वो सहमत हुए थे। तो वेलेजेली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सहायक संधि, ये जो शब्द है ना, ये किसके द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए, सहायक संधि जो शब्द है ना, ये फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्लेक्स के द्वारा जो इसे पेश किया गया था। लेकिन अगर उपयोग पूछा जाए कि ये किसके द्वारा उपयोग किया गया था, तो देखिए सबसे पहले जो है आपका वेलेजेली के द्वारा जो है इसका उपयोग जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला जो अधिनियम था ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर भारत की रहने वाली किन्हें जो है कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अजीता श्रीवास्तव जो कि एक भारतीय गायिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है, और अजीता श्रीवास्तव को जो है कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए जो है इन्हें कला के क्षेत्र में सरकार द्वारा 2022 में जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में बनारस की जो वो रहने वाली है। तो अजीता श्रीवास्तव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज खो खो इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, यानी खो खो को जो है ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो देखिए, खो खो को जो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो है अन्य पारंपरिक खेलों के साथ जो है इसको जो वो शामिल किया गया था। तो 1936 का बर्लिन ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली ये पूछा गया था
कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता, ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए अनुच्छेद 28 में आपका कहा गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की जो स्वतंत्रता वो प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 28 से आपका पूछा गया था, तो अनुच्छेद 28 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 28 है ये आपका फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, जिसमें अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर ले, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। और जिसमें अनुच्छेद अगर 25 की बात कर ले तो अनुच्छेद 25 में जो है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार जो है वो किया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 26 की बात कर ले तो देखिए धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये जो आपका अनुच्छेद 26 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 27 की बात कर ले तो देखिए किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, ये जो आपका अनुच्छेद 27 में जो वो कहा गया है। तो ये सभी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और वर्तमान में अगर बात कर ले फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो देखिए संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो किया गया है। और मौलिक अधिकार का जो आपका प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो वो लिया गया है। और संविधान के भाग 3 को ही जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए वर्तमान में अगर बात कर ले कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखिए वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका समता यानी समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये आपके जो है 6 वर्तमान में जो है आपके मौलिक अधिकार हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मूलतः संविधान में, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना, उस समय जो आपके मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना वो 7 था। उस समय जो संपत्ति का अधिकार था ना वो भी आपका एक मौलिक अधिकार था और इसे जो आपका अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसे संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ना, यह आपका भाग 12 में और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के जो पहला विजेता था ना, ये कौन सा देश था? तो देखिए पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो पहला विजेता देश था ना, ये आपका भारत देश था। और इसका जो पहला आयोजन है ये आपका 2011 में ही जो है पहला संस्करण खेला गया था, जिसका विजेता जो आपका भारत रहा था और उप विजेता जो है आपका पाकिस्तान देश रहा था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2023 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के विजेता की बात कर ले तो देखिए 2023 में भी जो इसका विजेता है ना वो आपका भारत देश रहा है। और उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका मलेशिया देश रहा था। तो ये तो हो गया आपका पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के बारे में। अगर 2023 में जो आपका FIH हॉकी विश्व कप हुआ है उसका अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए 2023 का FIH हॉकी विश्व कप है ना, ये आपका भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है ये आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता टीम रहा था ना वो आपका जर्मनी देश रहा था। और उप विजेता की बात कर ले तो देखिए उप विजेता जो है इसका बेल्जियम देश रहा था। मैं आपको बता दूं कि इसके फाइनल मैच में जो है आपका बेल्जियम और जर्मनी के मध्य खेला गया था, जिसमें शूट आउट में जो है जर्मनी ने 5-4 से जो है वो बेल्जियम को हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबर का वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये कौन था? तो देखिए अकबर का जो वित्त मंत्री था ना ये राजा टोडरमल था। और राजा टोडरमल जो था ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और इसने ही जो है मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो राजा टोडरमल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर के 9 रत्नों में जो है 9 प्रमुख व्यक्ति जो वो शामिल थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो वो आपके विशेषज्ञ थे। अब यहाँ से पूछ लिया तो आप 9 जो है प्रमुख व्यक्तियों का देख लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र में जो ये आपके विशेषज्ञ थे। जैसे कि बीरबल की बात कर ले तो बीरबल जो है आपके अकबर के दरबार में जो है प्रमुख कवि और विदूषक थे। तानसेन की बात कर ले तो ये आपके महान संगीतकार और गायक थे। अबुल फजल की बात कर ले तो अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक ये जो आपके अबुल फजल थे।
फैजी की बात कर ले तो ये प्रसिद्ध कवि और अबुल फजल के जो है ये भाई थे। राजा टोडरमल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये आपके वित्त मंत्री और राजस्व प्रणाली के सुधारक थे। राजा मान सिंह की बात कर ले तो ये जो आपके प्रमुख सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये जो आपके कवि और सेनापति थे। मुल्ला दो प्याजा ये जो आपके विदूषक और सलाहकार थे। फ़कीर अज़ियुद्दीन की बात कर ले तो ये जो आपके धार्मिक सलाहकार थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया था, यानी अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया था कहने का मतलब कि अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में 6 महीने से कम या फिर 183 दिनों से जो है वो कम काम किया था, तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि श्रमिकों को मुख्य रूप से जो है उनके कार्य के आधार पर आपके जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला जो आपका मुख्य है और सेकेंड आपका सीमांत श्रमिक है। ये 2 भागों में जो आपका श्रमिकों को जो है ये आपका वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपका पूछा गया था कि जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया है, यानी वर्ष के 6 महीने से कम यानी 183 दिनों से कम काम किया, तो इस प्रकार के श्रमिक को क्या कहा जाता है। तो ये आपका सीमांत श्रमिक जो वो कहा जाता है। तो सीमांत श्रमिक आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया है तो उन्हें जो है कौन सा रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो उन्हें जो आपका मुख्य श्रमिक के रूप में जो वो वर्गीकृत किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2001 में कुल लोगों में मुख्य श्रमिकों का जो प्रतिशत रहा था ना, ये आपका 30.2% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए अनुच्छेद 77 में ये आपका कहा गया कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ जो है ये राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय या फिर आदेश या फिर कार्रवाई जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत जो वो होना चाहिए और उनके नाम पर ही जो वो लागू होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में जो है राष्ट्र की एकता संप्रभुता के प्रतीक के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। तो ये सारी जो वाक्य है ना ये आपके अनुच्छेद 77 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 77 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले अनुच्छेद 79 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 79 में आपका कहा गया है कि भारत में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो है कानून बनाने के लिए एक संसद होगी। ये जो आपका अनुच्छेद 79 में जो वो कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 73 की बात कर ले तो देखिए संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 73 है। वहीं अनुच्छेद 75 की बात कर ले तो देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 75 में जो वो कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 78 की बात कर ले तो देखिए राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का जो वर्णन है ना ये आपका अनुच्छेद 78 में जो वो किया गया है। और इसी अनुच्छेद में जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के साथ जो है आधिकारिक संचार के लिए जो है जिम्मेदार होना होता है और प्रधानमंत्री को संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जो जानकारी है ना ये राष्ट्रपति को जो वो देना होता है। तो ये सारे जो वाक्य है ना ये आपके अनुच्छेद 78 में जो वो कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया से एक प्रश्न पूछा गया था, यानी क्वेश्चन में आपका पिक्चर दे के पूछा गया था कि ये जो आपका कौन सा सेल ऑर्गेनल है। तो इस प्रकार का आपका पिक्चर जो वो दिया गया था और ये जो आपका सेल ऑर्गेनल है ना ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिसमें आपके जो वो 2 लेयर होते हैं। ये जो होता है ये आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, ये आपका क्रिस्टिया होता है और ये जो आपका होता है ना ये आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा ये आपका मैट्रिक्स होता है। तो यही जो आपका फिगर जो वो दिया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निम्नांकित में से किसने जो है शिल्पाधिकारम की रचना जो वो की थी। तो देखिए शिल्पाधिकारम की बात कर ले तो ये जो आपका एक तमिल साहित्य कृति है और इसकी जो रचना है ना ये आपके इलंगो अदिगल के द्वारा जो वो किया गया था। तो इलंगो अदिगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका साहित्यिक कृति है ना जिसमें एक कविता है और इस कविता में जो है ये आपका कोवलन नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी कनगी की प्रेम कहानी के बारे में जो वो बताया गया है। तो इंग्लो अदिगल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में
कार्यरत NBFC MFI के लिए जो है एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर जो वो किया गया था? तो देखिए माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC MFI के लिए जो है एक अलग श्रेणी का निर्माण जो है यह आपके मालीगाम समिति के सिफारिशों के आधार पर जो वो किया गया था। तो मालीगाम समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका मालीगाम समिति की जो नियुक्ति है ना, ये कब किया गया था? तो देखिए भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की समीक्षा करने और इसके वृद्धि और विकास की सिफारिशें प्रदान करने के लिए जो है 2010 में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है मालीगाम समिति की नियुक्ति जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नुआखाई जो त्यौहार है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका नुआखाई जो त्यौहार है ना, ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रेलवे का जो है कुल लंबाई पूछा गया था। तो देखिए भारतीय रेलवे की जो कुल लंबाई है ना, यह आपका लगभग 68,000 है। तो 68,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका भारत है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली जो रेलवे है ये कब चली थी? तो ये आपका 1853 में चला था। और किसके शासन काल में चला था? तो ये आपका डलहौजी के शासन काल में चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये आपका मुंबई और ठाणे के मध्य जो वो चला था। और कितने किलोमीटर चला था, ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जो आपका नृत्यग्राम जो डांस एकेडमी है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका नृत्यगारम जो डांस एकेडमी है ना, ये भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल भी जो इसे कहा जाता है। और ये जो आपका कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस एकेडमी की जो स्थापना है ना, ये 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक प्रतिमा गौरी के द्वारा जो इसे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जो है आपका जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो आपका रिलेशनशिप पूछा गया था, यानी अनुपात का जो वो आपका रिलेशन पूछा गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो आपका अनुपात होता है ना, ये आपका केंद्र जो है वो आपका 60 होता है और राज्य सरकार जो है ये आपका 40 होता है। यानी जो आपका रेशियो होता है वो 60:40 का होता है। तो 60:40 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वही पूर्वोत्तर राज्यों में जो ये आपका बदल जाता है अनुपात। पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के लिए जो आपका अनुपात जो साझा किया जाएगा ना, वो 90:10 का जो वो किया जाएगा। तो अगर पूर्वोत्तर राज्य में पूछा गया था तो 90:10 फिर आपका जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2002 में किस संगीतकार को जो है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो देखिए 2002 में जो है ये जाकिर हुसैन को जो है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जाकिर हुसैन को जो है कला के क्षेत्र में 1988 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंचवर्षीय योजना का जो है मूल्य लक्ष्य पूछा गया था। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का जो मूल्य लक्ष्य था ना, वो आपका विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे छोटी रामसर साइट है ना, ये रेणुका वेटलैंड है। तो रेणुका वेटलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका रेणुका वेटलैंड है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसे 2012 में जो है आपका रामसर स्थल में जो वो घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, as the first match of the वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 हेल्ड, यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का जो पहला मैच है ना, ये कहां पर खेला गया था? तो देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात कर ले तो 2023 में जो इसका जो है ये पहला संस्करण था। और पहला संस्करण का जो पहला मैच ही है ना, ये आपका मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के मध्य जो वो खेला गया था। और ये जो पहला मैच है ना, ये आपका कहाँ पर खेला गया था? तो ये आपका मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो कहाँ पर खेला गया था ये पूछा गया था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर स्टेडियम पूछ ले कि किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये आपका मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए WPL से आपका पूछा गया तो आगे के शिफ्टों में भी जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जिसका जो कि आपका पहला सीजन था और इसका जो फाइनल मैच है ना ये किसके मध्य खेला गया था। तो देखिए फाइनल जो मैच है ना ये आपका मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य जो वो खेला गया था और इसका जो विजेता रहा था यानी 2023 का जो पहला सीजन का जो विजेता टीम रहा था ना वो आपका मुंबई इंडियंस रहा था। और ये जो आपका कौन सा स्टेडियम में खेला गया था, तो देखिए 2023 का जो पहला सीजन है ना इसका जो फाइनल मैच है ये आपका मुंबई के जो है ब्रेबॉर्न स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये तो आपका 2023 का पहला सीजन हो गया। 2024 में जो आपका दूसरा सीजन खेला गया ना WPL का, इसका जो चैंपियंस टीम रहा है ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो इसका चैंपियंस रहा है। वहीं अगर रनर अप की बात कर ले तो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स रहा है। यानी अगर 2024 में WPL का अगर पूछा जाए फाइनल मैच किसके मध्य खेला गया था तो ये आपका रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य जो वो खेला गया था। और ये जो फाइनल मैच है 2024 का ये जो है कहाँ पर खेला गया था, तो ये जो आपका 17 मार्च 2024 को जो है नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जो वो खेला गया था। वहीं अगर मैं बता दूं कि दो जो सीजन खेले गए ना WPL के, इसमें 5 टीमों ने जो वो भाग लिया है। और अगर बात कर ले कि फाइनल जो मैच है ये आपका 2024 में WPL का जो पहला मैच है ये किसके मध्य खेला गया था, तो देखिए 2024 का जो दूसरा सीजन हुआ था इसका जो पहला मैच है ना ये आपका मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य जो वो खेला गया था। और कब खेला गया था, तो ये आपका 23 फरवरी 2024 को जो वो खेला गया था। और कहां पर और किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये जो आपका एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि आपका बैंगलोर में है यहां पर जो वो खेला गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल का जो है IUPAC नेम पूछा गया था। तो देखिए टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल का जो IUPAC नेम होता है ना वो आपका 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल होता है। तो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल का सूत्र अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना वो आपका CH3 C.OH होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि IUPAC का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द हाईएस्ट फीमेल वर्क फेस पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जो है सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदारी जो है वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका हिमाचल प्रदेश रहा था। हिमाचल प्रदेश राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर जो है ये लगभग आपका 44.84% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सभी भारतीय स्तरों पर कार्यबल भागीदारी दर महिलाओं का और पुरुषों का जो ये कितना प्रतिशत रहा था, तो देखिए अगर महिलाओं की बात कर ले तो ओवरऑल जो है ये आपका 25.51% रहा था और पुरुषों के लिए जो आपका जो भागीदारी रहा था वो आपका 53.26% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गगन नारंग ने जो है शूटिंग में कौन सा मेडल जीता था। तो देखिए गगन नारंग की बात कर ले तो ये जो आपका शूटिंग खेल से संबंधित है और ये जो आपके 2012 का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ना जो कि आपका लंदन में आयोजित किया गया था। और गगन नारंग ने जो है इस ओलंपिक में पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल आयोजन में जो है ये भारत की तरफ से जो है ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीते थे। तो ब्रॉन्ज मेडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पे वर्ष जो वो पूछा गया था। तो देखिए गगन नारंग ने जो है आपका राइफल में जो है ये जो कांस्य पदक है ना ये 2012 की जो है लंदन ओलंपिक में जीता था। तो अगर वर्ष पूछा गया था तो 2012 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2012 के लंदन ओलंपिक में ही जो है साइना नेहवाल ने जो है बैडमिंटन में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर 2024 की अगर ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए 2024 में जो आपका ओलंपिक है ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है और इसमें शूटिंग में भारत के जो है 3 जो है वो पदक आए हैं और वो 3 पदक जीतने वाले विजेता का नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मनु भाकर ने जो है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है ये कांस्य पदक जीती है।
इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में जो है ये कांस्य पदक जीते हैं। वहीं स्वप्निल कुसाले ने जो है पुरुष के 50 मीटर राइफल 3P में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर ले तो भारत जो इसमें 6 पदक जो वो जीता है और 6 पदक में 1 आपका सिल्वर और 5 जो वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हेन वाटर इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस देन विच रिएक्शन ऑकर्स, यानी जब पानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पारित किया जाता है ना, तो ये जो है कौन सी प्रतिक्रिया जो वो होता है। तो देखिए, जब भी पानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जब पारित किया जाता है ना, तो यह आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया का जो वो उदाहरण होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस प्रकार से ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको रिएक्शन देकर भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 2H2O, ये जो आपका 2H2 बन रहा है प्लस O2 बन रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि पानी के जो 2 अणु है ना और 2 हाइड्रोजन और 1 जो है ऑक्सीजन गैस जो वो बनाता है। तो ये आप जो है रिएक्शन जो वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जो चिटगांव आर्मरी रेड यानी जो चटगांव शस्त्रागार जो छापा हुआ था ना, ये कब हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका चिटगांव जो आर्मरी रेड है ना, ये आपका 18 अप्रैल 1930 को जो है ये आपका हुआ था। और इसके जो नेतृत्व है ये किसने किया था, तो इसका जो नेतृत्व है ना, ये भारत के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन ने जो इसका नेतृत्व जो वो किया था। तो 18 अप्रैल 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि सूर्य सेन को ही जो है ये आपके मास्टर दा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारत अभियान का सेनापति जो है ये कौन था। कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को बताया है और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण में सबसे पहला जो आक्रमण है ना, ये कहां पर किया गया था। तो देखिए, मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर जो आपको दे देता हूं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान का जो सेनापति था ना, ये मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो मलिक काफूर है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था। और काफूर ही जो है ये आपका ताज अल दिन इज उल दवाला के नाम से भी जो वो जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा ये जाता है कि ताज अल दिन इज अल दावला के नाम से जो ये किसे जाना जाता है। तो ये आपके मलिक काफूर को जो वो जाना जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में जो सबसे पहला जो आक्रमण है ना, ये 1303 ईस्वी में जो है ये तेलंगाना पर जो वो आक्रमण किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो 1303 तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले तो देखिए, इसका जो शासनकाल है ये 1296 से लेकर जो है 1316 ईस्वी तक रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी है ना, ये 1303 ईस्वी में जो है अपनी राजधानी जो है वो सीरी की जो न्यू है वो रखा था। और इसने सीरी राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है हौज खास नामक एक जलाशय का निर्माण भी जो वो करवाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल के दौरान जो है कितने कर लगाए थे। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल के दौरान जो है वो 3 कर जो वो लगाए थे। और वो 3 टैक्स कौन कौन से थे, तो पहला आपका जजिया कर, सेकंड आपका घराई कर और थर्ड आपका जकात कर जो वो शामिल था। इसके अलावा दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला भी जो शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी ही जो है वो शुरू किया था। और इसे जो समाप्त है ना, ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो इस्तेमाल है ना, वो इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति पर कोई असर ना पड़े। और इसके अलावा केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर जो है किसी राज्य सरकार को निर्देश देने का जो वो अधिकार प्राप्त हो। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 में जो है कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में जो वो बताया गया है। और जिसमें आपका बताया गया कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि इसमें केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति पर जो है कोई भी असर ना पड़े। और इसके अलावा केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर किसी राज्य सरकार का निर्देश देने का जो है वो अधिकार प्राप्त हो। तो अनुच्छेद 257 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच मणिपुरी क्लासिकल डांसर ओपेंड द गोविंद जी
नर्तनालय डांस स्कूल फॉर वुमेन इन इम्फाल, यानी किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने जो है इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विश्वविद्यालय जो वो खोले थे। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से आ जाना, तो देखिए आपको देख लेना था कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जो है कौन कौन कलाकार जो वो संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका गुरु विपिन सिंह दिया गया था। तो देखिए गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य का जो इन्हें जनक माना जाता है और इन्होंने ही जो है आपके इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विश्वविद्यालय जो वो खोले थे। तो गुरु विपिन सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु विपिन सिंह ही जो है 1972 में कलकत्ता में जो है मणिपुरी नर्तनालय नृत्य विश्वविद्यालय भी जो वो बनाए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज इन विच लैटिट्यूड, यानी पूर्वी जो जेट धारा है ना ये किस अक्षांश में जो वो बहता है। तो देखिए पूर्वी जो जेट धाराएं है ना ये 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो वो बहता है। तो 8 डिग्री से 35 डिग्री में जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो जेट धाराएं होते हैं ना ये आपके भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वो जुड़ी हुई होती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच रीजन डज लू फ्लो, यानी लू जो है ये किस क्षेत्र में बहता है। तो देखिए लू की बात कर ले तो ये जो आपका पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल भरी गर्म और शुष्क हवा होती है। और ये जो आपका लू है ना ये मई और जून के महीने में सबसे ज़्यादा चलता है। और ये कहाँ पर चलता है सबसे ज़्यादा, तो ये आपका राजस्थान राज्य में चलता है। और ये जो आपका लू है ना ये आपका उत्तर भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी भारत गंगा के जो है मैदानी क्षेत्र में जो वो चलता है। तो ऑप्शन में अगर आपका नॉर्थ वेस्ट दिया गया होगा तो नॉर्थ वेस्ट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। किसी ने बताया 2022 का पूछा गया था, किसी ने बताया 2023 का पूछा गया था। तो देखिए मैं सारा आपको बता देता हूँ कि 2020 में जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ना ये आपके संगीत निर्देशक आनंद मिलिंद को जो वो सम्मानित किया गया था। तो 2020 का अगर पूछा गया था तो आनंद मिलिंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 2021 का अगर पूछ ले तो देखिए 2021 में आपके लता मंगेशकर पुरस्कार से जो है ये कुमार सानू को जो वो सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात कर ले लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से अगर पूछा जाए तो देखिए 2022 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार पाने वाले जो है पहले जो व्यक्ति है ना ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो 2022 का अगर पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 2023 का अगर पूछा जाए तो ये आपका आशा भोसले को जो वो सम्मानित किया गया है। 2024 में जो है अमिताभ बच्चन को जो इसे सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डीपीएसपी यानी भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो वो प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि डीपीएसपी जो है आपको जो है वो सही कथन जो वो बताना था डीपीएसपी के बारे में। तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि डीपीएसपी जो है ना ये आपका नॉन जस्टिसेबल है यानी गैर न्याय संगत है। तो ये जो ऑप्शन था ना वो आपका डीपीएसपी के बारे में जो वो सही दिया गया है, क्योंकि जो आपका डीपीएसपी होता है ना ये आपका गैर न्याय संगत होता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका नॉन जस्टिसेबल दिया गया होगा तो ये वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गैर न्याय संगत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकेंगे। फिर भी ये सिद्धांत जो है देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को जो लागू करना ये जो आपका राज्य का कर्तव्य होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 37 में जो वो कहा गया है, तो अगर अनुच्छेद पूछा गया था तो अनुच्छेद 37 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डीपीएसपी का जो उल्लेख है यह आपका संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो वो शामिल है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर इज, यानी प्रकृति का जो मूल इकाई पूछा गया था। तो देखिए प्रकृति का जो मूल इकाई है ना ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन ताना भगत आंदोलन से जो वो जुड़े हुए हैं। तो देखिए अगर ताना भगत आंदोलन की बात कर
तो ये जो आपका ताना भगत आंदोलन है ना, ये आपका अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में जो है ये आपका खत्म हो गया था। और ये जो आंदोलन है ना, ये आपका बिहार में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का जो मकसद था ना, वो उराव जनजाति को सामाजिक आर्थिक भेदभाव से जो वो मुक्त करना था। तो आई थिंक आपका जो है जनजाति के बारे में ही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका जनजाति का नाम है ना, वो आपका उराव जनजाति है। तो अगर जनजाति पूछा गया था तो उराव जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो देखिए ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये जतरा भगत ने जो वो किया था और जतरा भगत को ही जो है ये ताना भगत के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि टू सिग्निफाई द अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ए स्टाम्प वाज रिलीज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इंदिरा गांधी। दिस स्टाम्प वाज इंटाइटल्ड एज, यानी हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है एक डाक टिकट जो वो जारी किया गया था और इस स्टाम्प का जो है वो नाम पूछा गया था। तो देखिए हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है एक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट, और उस स्टाम्प का जो नाम था ना, वो आपका व्हीट रिवॉल्यूशन था, यानी जो आपका गेहूं क्रांति था। और इसे जो है कब जारी किया गया था, तो ये आपका जुलाई 1968 में जो वो जारी किया गया था। तो व्हीट रिवॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की बात कर ले तो देखिए हरित क्रांति शब्द का जो पहली बार प्रयोग है ना, ये विलियम गॉड के द्वारा जो आपका इसका प्रयोग जो वो किया गया था। और सबसे पहले जो हरित क्रांति की शुरुआत है ना विश्व में, ये आपका मैक्सिको देश से जो इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1965-67 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले विश्व में आपके हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति पे फोकस किया गया था, किस फसल पर फोकस किया गया था, तो ये आपका गेहूं और चावल पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो वो फोकस किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जॉन्डिस का जो है सिम्टम्स पूछा गया था, यानी पीलिया के जो है लक्षण पूछे गए थे। तो देखिए पीलिया के कुछ लक्षण ये हैं कि त्वचा और आंखों का जो वो पीला हो जाता है। पीलिया जब आपको हो जाएगा ना, तो ये आपका त्वचा और आंखों का जो वो पीलापन जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बुखार लगता है, भूख भी नहीं लगता है, और जीभ मचलना और कभी कभी जो उल्टी भी इसमें होता है पीलिया रोग में। इसके अलावा पीलिया में आपका सिर में भी जो वो दर्द होता है। इसके अलावा पेशाब जो है वो पीला आता है। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में जो है ये आपका लगातार जो वो दर्द होते रहता है। तो ये सभी जो आपके पीलिया के जो वो लक्षण है। तो ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि त्वचा और आंखों का जो वो पीला होना होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो दिया गया था ना, ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मनी एंड इंटरेस्ट रेट, यानी मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में जो है ये किस प्रकार का जो वो संबंध होता है। तो देखिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में जो है ये आपका विपरीत संबंध यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ऑप्शन में आपका इनडायरेक्ट दिया गया था, तो इनडायरेक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि जो आपका मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में जो है आपका इनवर्स रिलेशनशिप यानी एक उल्टा रिश्ता होता है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति अधिक है तो ब्याज दर में जो वो कमी जो है हो जाएगा, और यदि मुद्रा आपूर्ति कम है तो इसकी जो दरें है ना वो अधिक हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि बिहार में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाएं ये जो है किसे समर्पित है, यानी किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए बिहार में जो आपका छठ पूजा किया जाता है ना, इसमें जो आपका जो ये प्रार्थनाएं की जाती है ना, ये सूर्य भगवान को जो वो समर्पित है। तो सूर्य भगवान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो आपका छठ पूजा मनाया जाता है ना, ये किस देवता को समर्पित है। तो ये आपके सूर्य और छठी मैया, जिन्हें माँ षष्ठी या फिर उषा के नाम से भी जाना जाता है, इनको जो है ये समर्पित है। और ये जो आपका जो त्यौहार है ना, ये आपका कठोर और सख्त तरीके से भी जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी ना, जिनका नाम उषा और प्रत्युषा था, ये जो आपके दो पत्नियां थी, और ये जो है सूर्य देवता की ऊर्जा जो है वो माना जाता है।
और आप देखे होंगे कि जो आपका छठ पूजा होता है ना, उसमें आपका एक तो शाम को अर्घ्य दिया जाता है और एक आपका जो है सुबह का अर्घ्य जो है वो दिया जाता है। तो देखिए जो आपका शाम का जो अर्घ्य दिया जाता है ना, या जो अंतिम किरण होता है ना, वो प्रत्यूषा को जो वो पहली भेंट जो है वो दिया जाता है, यानी सूर्यदेव की जो पत्नी है ना प्रत्यूषा को, इनको जो है पहली भेंट जो वो दिया जाता है। और सुबह का जो अर्घ्य होता है ना, ये उषा को जो वो दिया जाता है, जो कि आपका सूर्य की जो पहली किरण होता है उसे यानी उषा को जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट को अगर बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार और उनके राज्य के बारे में, जैसे कि दशहरा, उगादी, दक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सवम, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार की बात कर ले तो देखिए रेह, बुरी, बूट, मायोको, द्री, पोंगटू, लोसार, मुरुंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव, ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर असम की बात कर ले तो देखिए अंबुबाची मेला, भोगाली बिहू, बैसाख देहिंग पटकाई, ये सभी आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। छठ पूजा और बिहुला, ये जो आपके बिहार राज्य में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आपका माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा की बात कर ले तो सनबर्न फेस्टिवल और लादेन, इसके अलावा मंडो, ये सभी जो आपके गोवा राज्य में मनाए जाते हैं। गुजरात में आपका नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण, ये सभी आपके गुजरात में मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो देखिए राख दुमनी, गोची महोत्सव, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। हरियाणा में आपका बैसाखी मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में हर नौमी, छरी, बहु मेला और दोसमोचो, ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। झारखंड में आपका करम उत्सव, होली, रोहिणी, तुसु, ये सभी त्यौहार जो आपके झारखंड में मनाए जाते हैं। मैसूर दशहरा और उगादी जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। केरल में आपके ओनम और विशु जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा आप सभी राज्यों का जो है उत्सव और त्यौहार जो वो देख लीजिएगा, और इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर भी जो वो अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टांका और कुंडा वर्ष जो टांका और कुंड जो वर्षा जल संचयन प्रणाली है ना, जो कि एक ऐसी संरचना है जिसका उपयोग जो है आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए टांका और कुंड वर्षा जल संचयन प्रणाली का एक संरचना है, और इसका जो उपयोग है ना आमतौर पर ये आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में जो है सभी घरों की छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक जो आपका मन्ना डे से जो वो प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे प्रश्न नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मन्ना डे जो है ना ये आपके एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका यानी इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, और एक जो आपके संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा मन्ना डे के बारे में। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1971 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इन्हें 1972 में जो है मेरा नाम जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो है फिल्म फेयर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मन्ना डे को जो है 1985 में जो है आपके लता मंगेशकर अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था, जो कि आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये आपका दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार। तो इन्हें 1985 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, जो कि आपका एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। तो अलीगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात की लता मंगेशकर को 2001 में जो है कौन सा पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो देखिए लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न अवार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी को जो है 1969 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लता मंगेशकर का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, और इन्हें जो है लता मंगेशकर जी को जो है ये आपका द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 में ही जो है आपके दो व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक तो आपके लता मंगेशकर को जब वो सम्मानित किया गया था और दूसरे आपके शहनाई के वादक बिस्मिल्लाह खान को जो है ये 2001 में जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके बिस्मिल्लाह खान थे जो कि आपके शहनाई वादक से संबंधित है और ये जो आपके भारत रत्न पाने वाले जो है तीसरे शास्त्रीय संगीतकार भी जो वो बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर पहले शास्त्रीय संगीतकार की बात कर ले जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो ये आपके एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी और दूसरे अगर बात कर ले तो ये आपके पंडित रविशंकर थे। और कला के क्षेत्र में अगर बात कर ले तो देखिए कला के क्षेत्र में यानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को जो है ये भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था तो इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो है कला के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो है पहली संगीतकार भी जो वो बनी थी। और ये जो आपका तमिलनाडु की जो है एक कर्नाटक शास्त्रीय गायिका थी और इन्हें जो है यानी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को जो है ये गीतों की रानी भी जो वो कहा जाता है। वहीं अगर बात कर ले कला के क्षेत्र में आपका दूसरा जो भारत रत्न पुरस्कार है ये पंडित रविशंकर को दिया गया था। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था तो इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और पंडित रविशंकर को जो है आपका विश्व संगीत का जो है गॉड फादर भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कला के क्षेत्र में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में कभी कभी ऑप्शन में आपका 2008 दिया रहता है या फिर कभी कभी 2009 भी दिया रहता है तो इन्हें 2008-9 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके पंडित भीमसेन जोशी है ना ये कर्नाटक के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ये जो आपके किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर ले तो ये आपके सिंह विष्णु के पुत्र या फिर उत्तराधिकारी थे। और ये जो आपके पल्लव राजवंश के जो वो शासक थे तो पल्लव राजवंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम का जो शासन काल है ना ये 600 से लेकर जो है 630 ईस्वी तक जो है इनका जो वो शासन काल रहा था। और ये जो आपके महेंद्र वर्मन प्रथम का जो शासन काल है ये कहाँ से कहाँ तक रहा था तो इन्होंने जो है भारत के वर्तमान में आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से पर जो है ये शासन किए थे। इसके अलावा अगर महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपके पहले जैन धर्म के अनुयायी थे लेकिन बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर जो है ये शैव बन गए थे। और उन्होंने जो है मत विलास प्रहसन की भी जो वो रचना की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मत विलास प्रहसन की जो रचना ये किसके द्वारा किया गया था तो ये आपका महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा जो है वो किया गया था। और इनके बेटे का नाम एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम के जो बेटे का नाम था ना ये नरसिंह वर्मन प्रथम था। और ये जो है कब गद्दी पर बैठे थे नरसिंह वर्मन प्रथम तो ये 630 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है वो गद्दी संभाली थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर पल्लव राजवंश की बात कर ले तो देखिए पल्लव राजवंश की जो स्थापना है ना ये सिंह विष्णु के द्वारा जो वो किया गया था। और पल्लव राजवंश की जो राजधानी था ना ये कांचीपुरम में था। और कांचीपुरम ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका रेशम और शैलकृत मंदिरों के लिए जो ये जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो पल्लव राजा थे ना ये किससे जो वो हार गए थे। तो देखिए पल्लव राजा जो आपके महेंद्र वर्मन प्रथम थे ना ये पुलकेशिन दैत्य से जो वो हार गए थे। और किस युद्ध में हारे थे तो ये जो आपके पुलुर की जो लड़ाई हुई थी ना ये आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन दैत्य और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के प्रथम के मध्य जो ये लड़ा गया था। और कहाँ पर लड़ा गया था तो ये आपका पोलिलूर शहर में जो है ये आपका 618-19 ईस्वी में जो ये लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है महेंद्र वर्मन प्रथम की जो वो हार हो गई थी। और एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि पुलकेशिन दैत्य जो है ये किस वंश से संबंधित है तो ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत या फिर रिपेयर जो है ये बिना बंधुआ मजदूर के जो है ये किसने किया था। तो देखिए सुदर्शन झील का जो मरम्मत यानी रिपेयर जो है ना ये आपका किसके द्वारा किया गया था तो ये आपका रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है 150 ईस्वी में जो इसका जो मरम्मत है वो किया गया था। तो रुद्रदामन प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके रुद्रदामन प्रथम है ये किसके शासक थे किस वंश के शासक तो ये आपके शक शासक थे। तो
ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का दूसरी बार जो मरम्मत है ना, ये किसके द्वारा जो वो करवाया गया था। तो देखिए दूसरी बार अगर मरम्मत पूछा जाए तो ये आपका 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी के दौरान जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में उनके राज्यपाल परामर्ता द्वारा इसका फिर से जो वो मरम्मत जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर रुद्रादमन प्रथम की बात कर ले तो देखिए रुद्रादमन प्रथम को जो है ये एक शक शासकों का जो है सबसे महान जो है वो माना जाता था। और ये जो आपके किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके पश्चिमी क्षत्रप वंश से संबंधित है और इनके पोता का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए रुद्रादमन प्रथम के पोता का जो नाम था ना, ये चस्ताना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सुदर्शन झील की बात कर ले तो देखिए सुदर्शन झील का निर्माण ये जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये जो आपका सुदर्शन झील है ना, ये गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी के बीच में स्थित है और इसे जो आपका मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से जो है उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है इस झील का निर्माण करवाया था। यानी सुदर्शन झील का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये आपका पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो वो करवाया गया था। और मौर्य वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना जो वो किया गया था। और मौर्य वंश का सबसे जो महान शासक थे ये आपके सम्राट अशोक थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, प्रार्थना समाज की स्थापना ये जो है कब और किसने की थी। तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में जो है 31 मार्च 1867 को जो वो किया गया था। तो आत्माराम पांडुरंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर रहे प्रमुख समाज और उसकी स्थापना के बारे में, तो देखिए ब्रह्म समाज के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है 1828 में कलकत्ता में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तो ये आपका 1873 में जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा जो वो किया गया था। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये आपका 1815 में जो है कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये आपके 1 मई 1897 को जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपका 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करवाया गया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये तो मैंने आपको बता दिया। धर्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1829 में कलकत्ता में जो है ये राधाकांत देव के द्वारा जो वो किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना ये 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना ये आपका 1784 में जो है विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना ये आपका 1839 में देवेंद्र नाथ के द्वारा जो वो किया गया था। और वेद समाज की जो स्थापना है ना, ये 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए नील दर्पण पुस्तक के लेखक की बात कर ले तो ये आपके दीनबंधु मित्रा हैं। और इसके जो इसकी जो आपका ये किस प्रकार का नाटक है, तो ये जो आपका एक बंगाली भाषा का जो है वो नाटक है। और ये जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो इसे तो आपका 1858-59 में लिखा गया था। लेकिन ये जो पुस्तक है ना, ये आपका 1860 में जो है ये आपका ढाका में जो वो प्रकाशित हुआ था। तो दीनबंधु मित्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है 32 के बराबर यानी इक्विवेलेंट है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के जो इक्विवेलेंट जो अनुच्छेद है ना, वो आपका अनुच्छेद 226 है। क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपका रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो वो रिट जो वो जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 32 के बराबर यानी इक्विवेलेंट कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 226 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 32 की बात कर ले तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है वो अधिकार देता है। और अनुच्छेद 226 की बात कर ले तो ये जो आपका उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो वो अधिकार जो वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को जो है ये आपका भारतीय संविधान की आत्मा भी जो वो कहा जाता है। और यह जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से जो वो एक है। और इस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके 5 प्रकार
प्रकार की जो रिट जो है वो जारी करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार के रिट का जो वो प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारत में आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को जो है 5 प्रकार के रिट जारी करने का जो प्रावधान जो वो किया गया है। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जो वो कहा जाता है। सेकंड आपका जो है मैंडामस यानी आपका परमादेश, ये जो आपका दूसरा रीट है। तीसरे की बात कर ले तो ये आपका प्रोहिबिटेशन यानी प्रतिषेध, ये जो आपका तीसरा रीट जो वो जारी किया जाता है। फोर्थ आपका अगर बात कर ले तो ये जो आपका सर्टियोरी, जिसे उत्प्रेषण जो वो कहा जाता है, ये आपका जो वो चौथा रीट है। और 5वें रीट की बात कर ले तो ये आपका क्वाया वारंटो यानी आपका जो है अधिकार परीक्षा, ये जो आपके रीट जो वो 5 प्रकार के रीट जो वो जारी किए जाते हैं। तो ये पांचों रीट का नाम जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लठमार होली जो है ये किस राज्य में मनाई जाती है? तो देखिए लठमार होली की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थित बरसाना और नंदगांव में जो वो मनाया जाता है। तो अगर राज्य पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राज्य नहीं पूछा गया होगा, सिर्फ नॉर्मल ऐसे पूछा गया होगा तो बरसाना ऑप्शन में दिया गया था, तो बरसाना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लठमार होली है ना, ये राधा कृष्ण के प्रेम का जो वो प्रतीक माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, ये तो मैंने आपको बता दिया है। भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना और गोल्फ क्लब है ना, ये आपका रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1829 में जो वो किया गया था। और ये जो आपका भारत का जो है सबसे पुराना गोल्फ क्लब जो वो बना था। तो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला क्रिकेट क्लब ये जो है कहाँ पर है, कौन सा था और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में जो पहला क्रिकेट क्लब था ना, ये आपका 1792 ईस्वी में जो है कलकत्ता क्रिकेट क्लब के रूप में जो वो स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत का जो पहला फुटबॉल क्लब है ना, ये आपका कलकत्ता एफसी है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये 1872 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार किसान सभा ये जो है कब बनी थी? तो देखिए बिहार किसान सभा की जो गठन है ना, यानी स्थापना जो है ये आपका 1929 में हुआ था। और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। तो 1929 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बिहार किसान सभा का जो मकसद था ना गठन करने का, वो आपका किसानों की शिकायतों को जो वो संगठित करना था। और जो जमींदार के कब्जे के अधिकारों के जो है अत्याचार से परेशान थे, उसके लिए जो ये आपका बिहार किसान सभा का गठन जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अखिल भारतीय किसान संघ के बारे में पूछा जाए तो देखिए अखिल भारतीय किसान संघ को ही जो है ये आपका अखिल भारतीय किसान सभा भी कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इसके जो पहले सचिव चुने गए थे, यानी अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले सचिव है ना, ये आपके NG रंगा को जो वो चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो है किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जो वो दिया गया था? तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात कर ले तो ये जो आपका मोहन वीणा से जो वो संबंधित, अगर इनके वादक के बारे में पूछा जाए तो ये आपके मोहन वीणा से जो वो संबंधित है। और इन्हें जो है किस कैटेगरी में दिया गया था? तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम में जो वो दिया गया था। और किस एल्बम के लिए? तो ये आपका ए मीटिंग बाय द रिवर, इस एल्बम के लिए जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1993 में जो इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका जो है एल्बम का नाम पूछा गया था। तो ए मीटिंग बाय द रिवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो है 1993 में ए मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए जो है किनके साथ जो इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये राय कुडर के साथ जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात कर ले तो इन्हें जो आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1998 में सम्मानित किया गया था। 2002 में जो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2017 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रेसिडेंट ऑफिस विच नॉट करेक्ट, यानी प्रेसिडेंट ऑफिस से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है?
तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन था ना कि कैन नॉट द मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द बोथ हाउसेज, यानी प्रेसिडेंट जो आपके होते हैं ना, या आपके किसी भी आपके हाउस जो आपका पार्लियामेंट का हाउस होता है ना, उसके जो वो मेंबर नहीं होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट आपका प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में आपका सही दिया गया है। कैन नॉट लिव इन ऑफिशियल रेसिडेंस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो वो आपका प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में सही दिया गया है। तीसरे की बात कर ले तो सैलरीज एंड अलाउंस मे बी डिमिनिश्ड इन हिज टर्म, तो ये भी स्टेटमेंट जो वो आपका सही जो वो दिया गया, क्योंकि यहाँ पे विच नॉट करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया गया वो पूछा गया था। तो देखिए चौथा जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति आवास में रहने के लिए किराया जो वो देना पड़ेगा, तो ये जो स्टेटमेंट था ना वो प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में ये जो आपका गलत दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति आवास में रहने के लिए जो है कोई भी किराया जो वो नहीं देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट चौथा जो स्टेटमेंट था ना वो आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, यानी भारत में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये जो है किस राज्य में होता है। तो देखिए अगर 2021 के टर्म में अगर बात कर ले तो देखिए 2021-22 में जो आपका डाटा आया था ना उसमें भारत में दालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वो आपका राजस्थान राज्य में होता था। लेकिन 2022-23 का एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपका बताया गया है कि भारत में दालों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। तो ये आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट में अगर बात कर ले तो भारत में दालों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ना ये आपका मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं दिया गया था, तो फिर जो आपका महाराष्ट्र जो वो करेक्ट आंसर होगा। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था तो मध्य प्रदेश ही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें आपका सिमल्टेनियसली जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, यानी जो आपका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है ना उसे जो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। और रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए लौह अयस्क से लौह का जो है निष्कर्षण यानी निष्कर्षण ये जो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का दहन ये भी आपका जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का जो वो उदाहरण है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का इस्तेमाल ये जो है कहाँ पर किया जाता है तो ये आपके औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो वो किया जाता है, जैसे कि धातु कर्म, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रंगाई में जो है इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि बीसीसीआई का जो है हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय जो वो कहाँ पर है। तो देखिए बीसीसीआई का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बीसीसीआई के फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। और बीसीसीआई का जो गठन है ना ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आईसीसी की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष जो वो आपके राजीव शुक्ला हैं। और वर्तमान में जो बीसीसीआई के सचिव हैं ना ये आपके जय शाह हैं। और हाल ही में हो सकता है कि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह को जो वो बना दिया जाए। और वर्तमान में जो आपके भारतीय पुरुष टीम के जो कोच है ना क्रिकेट टीम के कोच है ये आपके गौतम गंभीर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्रिकेट के महत्वपूर्ण घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर ले तो देखिए रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके क्रिकेट टूर्नामेंट से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ना ये भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में जो वो शुरू किया गया था। तो अप्रैल 1973 आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया था अगर ये पूछा जाए तो ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसे शुरू किया गया था। और ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ना ये एक आपका बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के जो पहले निदेशक है ना ये कैलाश सांखला थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर ले तो देखिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है ना ये फरवरी 1992 में जो वो किया था। और इसे जो किस मंत्रालय के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत है ना ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को जो वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि 2021 में
टाइम मैगजीन ने किस भारत को जो है किस भारतीय को जो वो फीचर किया था? तो देखिए 2021 में टाइम मैगजीन ने जो है आपके 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो है 3 भारतीय को जो वो फीचर किया गया था। और वो 3 भारतीय कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वो आपका फीचर किया गया था। दूसरे आपके बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को जो है ये फीचर किया गया था। और तीसरे जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है ना आदार पूनावाला, इन्हें जो वो आपका जो है इस सूची में जो वो शामिल किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 तक तमिलनाडु के सीएम का कार्यभार ये जो है किसने संभाला है? तो देखिए 2023 की बात कर रही है, वर्तमान में जो आपके तमिलनाडु के सीएम है ना ये 7 मई 2021 से ये आपके एम.के. स्टालिन है। तो एम.के. स्टालिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में तमिलनाडु के अगर राज्यपाल की बात कर ले तो ये आपके रविंद्र नारायण रवि हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आप वर्तमान वाला राज्यपाल बिल्कुल भी मत देख कर जाइएगा। जो आपके 28 जुलाई में जो 9 राज्य के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए ना उसे राज्यपाल को आप मत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आपके करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आपके जुलाई से पहले आ रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर एरिया इज कॉल्ड, यानी किसी कृषि क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को जो वो क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी भी कृषि क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को जो है ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या फिर रियल पॉपुलेशन डेंसिटी यानी आपका शारीरिक घनत्व या वास्तविक जनसंख्या घनत्व जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया था वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके मंत्री कौन है? तो देखिए भारत में आपके इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री है ना ये अश्विनी वैष्णव है। तो अश्विनी वैष्णव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वो पूछा गया था, यानी वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो ये कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो आपके केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो मंत्री है ना ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि हु इज द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ माइक्रो फाइनेंस, यानी माइक्रो फाइनेंस का जो है स्वनियामक निकाय कौन सा है? तो देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का जो है ये आपका स्वनियामक जो निकाय है ना ये आपका SRO है, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो SRO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SRO ये जो है इसकी मान्यता जो वो कब दिया गया था? तो देखिए 7 धन को जो है 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है SRO के रूप में जो इसे मान्यता दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है SRO के रूप में इसे मान्यता कब दिया गया था? तो ये आपका 2015 में जो वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एक क्वेश्चन आपका जो है सेल टिश्यू से पूछा गया था कि सेल टिश्यू के साथ जो है वो आपको मैचिंग करना था। तो सेल टिश्यू से आपका क्या प्रश्न जो वो मैचिंग से पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक आपका बायोलॉजी से ही जो है आपका जिम्नोस्पर्म से जो वो प्रश्न पूछा गया था, जिम्नोस्पर्म से क्या प्रश्न एग्जैक्टली पूछा गया था ये भी मुझे नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। और 25वां जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से रिलेटेड जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से रिलेटेड आपका कौन सा प्रश्न जो वो पूछा गया था ये भी जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका सबसे पहले तो आपका टॉक्सिक का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। इसके अलावा टॉक्सिक का तो मैंने आपको बता दिया, टॉक्सिक का सिनोनिम पूछा गया था। उसके बाद जो आपका जॉबियल का जो वो सिनोनिम पूछा गया था, जॉबियल का भी सिनोनिम जो आप जरूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा रिगरस का जो आपका जो है एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए रिगरस का भी जो आप एंटोनिम जो वो जरूर देख कर जाइएगा। उसके अलावा अगर बात कर ले एक और सिनोनिम जो आपका पूछा गया था, जो कि आपका सिनोनिम था वो आपका फैटल का जो वो सिनोनिम पूछा गया था, फैटल का सिनोनिम भी आप देख कर जाइएगा। और एक आपका इन्यूएंडो का जो है आपका सिनोनिम ही आपका पूछा गया था, तो इन्यूएंडो का भी आप सिनोनिम जो वो जरूर देखकर जाइएगा। तो ये आपका सिनोनिम एंटोनिम से जो वो प्रश्न पूछा गया था। अगर वहीं आइडम की बात कर
तो आइटम में आपका एक आया था कि बिग फिश टू फ्राई, ये जो आपका आइटम जो वो पूछा गया था। तो देखिए बिग फिश टू फ्राई का आइटम जो वो देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एक और आइटम से आया था कि कॉल इट ए डे, ये जो आपका एक और आइटम जो वो पूछा गया था। तो कॉल इट ए डे का भी जो आप ये आइटम जो वो देख लीजिएगा। तो इतने सारे प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।